अब एनी बेसेंट की बात करते हैं। जो एनी बेसेंट है, अब एनी बेसेंट ने कांग्रेस को कहा, एनी बेसेंट कहते हैं कांग्रेस को कि जो आंदोलन हमने शुरू करने की बात की थी, होम रूल आंदोलन, हमने तो अभी तक शुरू नहीं किया, परंतु तिलक ने शुरू कर दिया, तिलक ने शुरू कर दिया। तो इसी बात को लेकर ये बोलती है कि आप आंदोलन शुरू कीजिए जल्दी। आंदोलन शुरू करने के बाद की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट जो है आंदोलन शुरू कर देती है। कब एनी बेसेंट आंदोलन शुरू कर देती है मेरे भाई? सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ही अपना आंदोलन शुरू कर देती है। 1916 में, ध्यान रखना, 1916 में आंदोलन शुरू कर देती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आंदोलन शुरू कर देती है। उसके बाद इसके जो सचिव थे, इसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेला। इसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेला, याद रखना। इसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेला। इसके सचिव याद रखना, सचिव या इसके कौन थे? जॉर्ज अरुंडेला। और तिलक के कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। और इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेला। इन जॉर्ज अरुंडेला को आप यहाँ देखोगे कि इनकी जो पत्नी थी, जॉर्ज अरुंडेला की पत्नी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी अरुंडेला। रुक्मणी अरुंडेला जो है किसके लिए? भरतनाट्य के लिए विख्यात है रुक्मणी अरुंडेला। रुक्मणी अरुंडेला भरतनाट्य के लिए विख्यात है, शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्य। और इसी ने ही एक संस्था का गठन किया था, पेटा, जो पशुओं की रक्षा के लिए काम करता है, पेटा संगठन। इसके लिए काम, इसी की स्थापना रुक्मणी ने की थी। ठीक है। अब एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का मुख्यालय क्या था? मुख्यालय था एनी बेसेंट का उड्यार। उड्यार पड़ता है मद्रास में। और साथ ही इसका जो कार्य क्षेत्र था, जहाँ जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था, इसके कार्य क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र थे जिसमें तिलक शामिल नहीं था। जैसे कि आप बरार को छोड़ दोगे, महाराष्ट्र को छोड़ दोगे, मध्य प्रांत को छोड़ दोगे, शेष सभी भारत में जिन क्षेत्रों में तिलक का होम रूल नहीं था, शेष पूरे भारत में एनी बेसेंट का क्षेत्र था। बम्बई छोड़ रखा था तिलक ने, इसने बम्बई को भी शामिल किया था। ठीक है। अब एनी बेसेंट और तिलक का जो होम रूल आंदोलन था, इस आंदोलन से जनता जागरूक हो रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की बात कर रही थी। तो तभी इसी संघर्ष के तभी एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो सुब्रमण्यम अय्यर थे, सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। साथ ही एनी बेसेंट के दो पत्र आपको याद रखने हैं, एक तो न्यू इंडिया, एक है कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से कौन कौन जुड़ा हुआ था। आपका नेहरू जुड़े हुए थे, जिन्ना जुड़े हुए थे, गांधी जुड़े हुए थे, सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे। परंतु आप यहाँ ध्यान करोगे कि यह विदेशी महिला एनी बेसेंट और अपना देसी आदमी, अपना स्वदेशी व्यक्ति तिलक, उसके अंदर उसका होम रूल आंदोलन क्या अलग था, उससे तो नहीं जुड़े। परंतु एनी बेसेंट गोरी चिट्टी महिला थी, इसके आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलो बात करते हैं वेलेंटाइंस रोल को, हमने आपको बता ही दिया था। वेलेंटाइंस रोल की जो पुस्तक है, इंडिया अनरेस्ट, वेलेंटाइंस रोल की पुस्तक का क्या नाम था? वेलेंटाइंस रोल की पुस्तक का नाम था, वेलेंटाइंस रोल जो था इसकी पुस्तक का नाम था, बुक का नाम था इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट। उसके बाद बात करते हैं इंडिया अनरेस्ट। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी, इसने आर्य समाज को जो क्या कहा था, आर्य समाज को बोला था इसने अशांति का जनक संगठन के रूप में, और व्यक्ति के रूप में तिलक को इसने इसे अशांति का जनक बोला था। और तिलक वेलेंटाइंस रोल में मुकदमा करने के लिए चले जाते हैं लंदन। अब बात करते हैं मोंटेक्यू घोषणा। मोंटेक्यू घोषणा। अब होम रूल आंदोलन की बात अगर हम करें कि होम रूल आंदोलन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया था। होम रूल आंदोलन भले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाया हो, परंतु उसने उस समय जब शांति बनी हुई थी, उस समय जब लोगों में स्वशासन की भावनाएं जगाई, तो इस लक्ष्य में होम रूल आंदोलन को देखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो परिणाम था, इससे अंग्रेजों को जो देखना पड़ा, एक घोषणा करनी पड़ी, मोंटेग्यू घोषणा। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आती है, 20 अगस्त 1917 में आती है। इससे पहले हम बढ़ेंगे लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 का अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 का। लखनऊ अधिवेशन में आप क्या देखोगे कि लखनऊ अधिवेशन नंबर 1, इसकी अध्यक्षता करता कौन है? अंबिका चरण मजूमदार करती है। इसकी अध्यक्षता कौन करती है? अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता करती है आपकी अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता कौन करती है? अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता करती है अंबिका चरण मजूमदार। अधिवेशन 1916 में होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्ष होती है। नंबर 1, कांग्रेस और लीग समझौता होता है। कांग्रेस की तरफ से तिलक आगे बढ़ते हैं, और लीग की तरफ से आपकी एनी बेसेंट और जिन्ना आते हैं, जो कांग्रेस लीग समझौता करवाते हैं। कांग्रेस
और लीग समझौता होती है। और नरम और गरम दल के नरम दल की तरफ और गरम दल की तरफ गरम दल को तिलक लाते हैं, नरम दल को इन्हीं बेसेंट लाती है। दूसरी तरफ नरम दल और गरम दल में समझौते का कारण ये भी था, नंबर 1, जो नरम दल के जो कुछ मुख्य नेता थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, उन दोनों की मृत्यु 1915 में हो चुकी थी। अब नरम दल का कोई ऐसा नेता बचा नहीं था जो गरम दल के प्रखर विरोधी हो। दूसरा यह था कि गरम दल को भी अब समझ में आ गया था कि बिना कांग्रेस में शामिल हुए अपनी बाढ़ पड़ेगी नहीं, इसलिए अगर जो भारत को आज़ाद कराना है, स्वशासन दिलाना है, तो शामिल होना पड़ेगा। आप इससे पहले देखिए, तिलक ने अभी होम रूल आंदोलन में स्वशासन की मांग की थी, परंतु 1905 के आसपास स्वराज की मांग करते हैं, स्वराज की बात उठाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोपाल की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, आपको बता दिया कि इन दोनों की मृत्यु की, ये दोनों नरम दल के नेता थे। अब लखनऊ अधिवेशन में जब आपने देख लिया कि लखनऊ अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, अलीगढ़ कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा। दूसरा था, मुस्लिम लीग ने समझौता क्यों किया था। जब मुस्लिम लीग स्थापित हुई थी, मुस्लिम लीग स्थापित हो गई थी दिसंबर 1906, लगभग 30 दिसंबर के आसपास थी, जो ढाका के नवाब ने, सलीमुल्लाह ने की थी। ये ठीक है, ढाका के नवाब ने की थी स्थापित। इसके बाद मुस्लिम लीग स्थापित। जो मुस्लिम लीग इसलिए भी नाराज थी कि क्यों अलीगढ़ कॉलेज जो था, अलीगढ़ कॉलेज को दर्जा नहीं दिया गया था, अलीगढ़ कॉलेज को दर्जा नहीं दिया गया था विश्वविद्यालय का, अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए भी नाराज थी, अलीगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया था। जबकि बनारस विश्वविद्यालय जो बाद में स्थापित हुआ था, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। दूसरा, बंगाल विभाजन, जब 1909 के अधिनियम से बंगाल विभाजन कर दिया गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, लीग ने अपने लिए मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन सेवी को, फिर जो मुस्लिम बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में, तो इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों में असंतोष पनपा। अब लीग ने कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ाया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ काम करेंगे। दूसरा ये था विभाजन कर इन्होंने जो करा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने समझौता सहन क्यों करा, ये काम थे। दूसरा एक था, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर लीग और कांग्रेस के बीच असंतोष ज्यादा था, वो था कांग्रेस के पृथक निर्वाचन अधिवेशन। पृथक निर्वाचन जो मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और सिख ईसाई सब हैं। सपोज करो पृथक निर्वाचन दे दिया मुस्लिमों को, अब इसमें क्या होगा कि मुस्लिम का ही व्यक्ति खड़ा होगा। अब मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा, अब वोट भी केवल उसे मुसलमान ही देंगे। अब सपोज करो उस क्षेत्र में वोट भी मुसलमान ही देंगे, जितना भी मुसलमान का व्यक्ति है, तो क्या वो सिखों के लिए काम करेगा, सिखों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा, ईसाइयों के लिए सड़कों की व्यवस्था करेगा, हिंदुओं के लिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैंने आपके वोट से थोड़ी ना जीता मैं। ये तो आपको वर्तमान में भी देखने को मिलता है। फिर कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया, ये बात ध्यान होनी चाहिए आपकी, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था 1914 के आसपास, तो तुर्की का सभी मुस्लिम का एक गुरु था खलीफा, वो तुर्की में बैठा हुआ था। आपने ध्यान करा होगा कि जब दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत वाले जितने भी शासक थे, सांकेतिक रूप से खलीफा से अनुमति लेते थे कि हम यहाँ शासन कर रहे हैं, आप हमें मानते हो, तो हाँ लिख देता। होना कुछ भी नहीं था, वहाँ से वे वैधानिक रूप से लेते थे। परंतु जब आप बाबर देखते हो, बाबर बादशाह की उपाधि लेता है, सर्वे सर्वा, कोई खलीफा कोई कुछ नहीं, बादशाह की उपाधि लेता है। परंतु भारत के मुसलमान जो थे अभी भी उसी बात पर अटके हुए थे। तो खलीफा का अंत हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड की संधि के बाद, खलीफा का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के साथ संधि की और खलीफा का अंत कर दिया। जब खलीफा का अंत कर दिया, तो इससे भारतीय मुसलमान में असंतोष था कि हमारे सरदार का अंत कर दिया गया, जबकि खलीफा के जो तुर्की के जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान को मुसलमान भी नहीं मानते थे। बात करते हैं, जैसे अब मैं बता दूं आपको, जो वहाँ का शासक था करमशाह, जिसने आधुनिकता के दौर में खलीफा के पद को ही अस्थायी तौर को खत्म कर दिया गया था, उसने भारतीय मुसलमानों से मिलने से ये मना कर दी थी, जिसमें ये दो व्यक्ति गए थे आपके, बाद में आगे चर्चा करेंगे उसकी। कांग्रेस ने लीग से समझौता क्यों? हिंदी मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा, आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि पहले भी कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बोला जाता था, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष, अब मुस्लिम भी होंगे और हिंदू भी होंगे, धर्मनिरपेक्षता की भावना से स्वराज की मांग को उठाना। चलो अब गांधी की बात करते हैं। गांधी की
जब गांधी की बात कर रहे हैं, अब आपने ये सोचा, अब है गांधी युग, आपने ध्यान करा था 1893 का सन था, सन 1893 में, 1893 में होता क्या है कि गांधी जो है जब गांधी, इससे पहले बात करते हैं, जब गांधी जा रखे थे लंदन। गांधी एक अच्छे परिवार से थे, इसके बाप गांधी के बाप पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी ठीक ठाक रुतबे वाले व्यक्ति थे। तो गांधी जा रखे थे लंदन, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, बैरिस्टर बन के आए। उसके बाद उन्होंने भारत में इस गांधी ने भारत में वकालत की, परंतु गांधी की आवाज़ एक महिला जैसी थी। तो जब ये बात करते, केस लड़ते, तो कोर्ट में जितने भी अधिकारी लोग थे सबको हंसी आती और वे गांधी को बैठने के लिए कहते। तो कुल मिला के गांधी की वकालत भारत में चल नहीं पाई। उसके बाद गांधी ने अपना जीवन ठीक तरीके से बेहतर बनाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ किया। स्कूल के प्राथमिक विद्यालय में, अब स्कूल के बच्चों ने भी हाउल्ला करना शुरू कर दिया, जब अरे जब पढ़ाना ही है तो इससे तो किसी महिला टीचर को रख लो, कैसे पुरुष में महिला की आवाज़ में बोल रहे हैं। कुल मिला के गांधी जी की आवाज़ ऐसी थी। फिर जो गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी, उनका एक मित्र था अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला भाई एक रसूख फैमिली थी। अब ये दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गई थी। अब अच्छे पैसे वाले थे अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई का जो पारिवारिक संपत्ति के लिए केस चल रहा था। अब अब्दुल्ला भाई की जो संपत्ति के कागजात थे वे गुजराती भाषा में थे। अब गुजराती भाषा जो साउथ अफ्रीका के वकील थे वे इंग्लिश जानते थे। तो अब्दुल्ला भाई आए भारत। भारत से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो गुजराती भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। तो इन्हें दिखाई दिया गांधी। गांधी तो वैसे ही वकालत की पढ़ाई करे हुए हैं, तो वे गांधी को लेके गए। गांधी को लेके जब गए तो गांधी को लेके गए, गांधी भी समझ गया था कि अगर मैं कोर्ट में गया तो पहले की तरह ही जैसे भारतीय कोर्ट ने मुझे बाहर निकाल दिया था ऐसे ही हो जाए। तो उसने आपसी सहमति से ही वो मामला सुलझा दिया। अब गांधी फेमस हो गए वहाँ से, गांधी वहाँ फेमस हो गए। आगे बात बताएंगे, गांधी अब फेमस हो गए। गांधी फेमस हो गए। अब 1893 जब अब्दुल्ला के यहाँ गांधी गए थे, उसी समय मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसी समय स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो आए थे, भाषण दिया था। भारत से शिकागो गए थे और भाषण दिया था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। एनी बेसेंट जो होम रूल स्थापित करती है 1900, जो होम रूल चलाती है 1916 में, सितंबर 1916 में वो भारत आ चुकी थी। तीसरा, अरविंदो घोष भी अपनी पढ़ाई करने के लिए भारत चले गए थे। अरविंदो घोष ये भारत से लंदन चले गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। गांधी की बात करते हैं। अब बात करते हैं गांधी। गांधी जो थे प्रिटोरिया प्रिटोरिया जा रहे थे अपने साउथ अफ्रीका में। जब गांधी थे केस जीत चुके थे, अब भी उनके पास छोटे मोटे मामले आने लगे थे। किसी का आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाना, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना, ये छोटे मोटे काम उसके पास आने लगे थे। गांधी की दुकान वहाँ अच्छी खासी चल गई थी। तो गांधी जो थे एक दिन प्रिटोरिया जा रहे थे, एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका में ये नियम था कि जो फर्स्ट क्लास का रेल का जो डिब्बा है वो केवल गोरों के लिए है, श्वेतों के लिए है। अब उसमें गांधी बैठे। तो जब गांधी बैठे हुए थे तो गांधी को गोरों ने उतार दिया, रास्ते में ही उतार दिया। अब रास्ते में सर्दियों के दिन थे, गांधी को सर्दी वर्दी लगी होगी अच्छी खासी। तो गांधी जी अगले ट्रेन का टिकट लेते हैं फर्स्ट एसी का। तो देखा तो कंडक्टर टीटी जो टिकट देते हैं वे सो रहे थे। उसके बाद उन्हें उठाया, टिकट लिया। तो उसने 2 बार देखा गांधी की तरफ कि बापू क्या कर रहे हैं, टिकट फर्स्ट तुम्हारी खिड़की उधर है। तो कुल मिला के जब उसने इंग्लिश बोला, उन्होंने कहा वाह, काला ब्लैक मैन इंग्लिश भी जानता है। तो उसने इसको टिकट दे दिया गांधी को। दूसरी बार गांधी डिब्बे में बैठे, उसके बाद फिर से वही, आप गलत डिब्बे में आ गए हो गांधी जी, आप वहाँ जाओ, आप ब्लैक मैन हो, ये केवल वाइट मैन के लिए डिब्बा है। तो वहीं से एक गोरा व्यक्ति था जिसने कहा कि ऐसे नहीं होना यार, इन्होंने भी तो टिकट लिया है, बैठो आप बैठो यहीं से। अब गांधी ने कहा कि यार ये रंग भेद तो बहुत बेकार है। इस रंग भेद के लिए सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह शुरू किया रंग भेद के लिए। सत्य का मतलब होता है न्याय, ग्रह का आग्रह का मतलब होता है प्रयास। सत्याग्रह का प्रयास करते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे कि टॉल्स्टॉय, साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने टॉल्स्टॉय टॉल्स्टॉय आश्रम स्थापित करते हैं। टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ से स्थापित हुआ, ये ध्यान रखना आपको। टॉल्स्टॉय आश्रम स्थापित हुआ था साउथ अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम भी साउथ अफ्रीका का ही है। और इंडियन ओपिनियन बुक जो थी ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही लिखी थी। ये
टेस्ट सीरीज में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। इंडियन ओपिनियन इनकी कहाँ पर लिखी गई पुस्तक थी? भारत में लिखी गई थी, साउथ अफ्रीका में, या फिर लंदन में? ध्यान रखना कि इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक थी इनकी इंग्लिश की पुस्तक थी, इंग्लिश में लिखी थी शायद, पक्का नहीं पता मुझे कि लिखी थी किस भाषा में, इंग्लिश में होगी। और ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी। फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय आश्रम भी घासीतम में रहने खाने का स्थान जो बना रखा था गांधी ने, साउथ अफ्रीका में। दूसरा, लंदन, बीच में ये एक बार लंदन गए और लंदन से जब ये वापस साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो इन्होंने इस दौरान एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, जिसमें अंग्रेजों की खूब आलोचना की, अंग्रेजों की खूब आलोचना की। अब गांधी के कारनामों से साउथ अफ्रीका में बहुत बदलाव हुआ है और उनके जो वहाँ के लोग थे उनके लोगों में न्याय की गुहार जो उसने की अश्वेतों के लिए, तो सरकार ने उन्हें 2 मेडल दिए। एक तो जूलू पदक, ध्यान रखना जूलू, एक था वोबर, वोबर मेडल, ध्यान रखना। जूलू और वोबर साउथ अफ्रीका में मिले थे गांधी को। ये नेटे पूछे गए प्रश्न है, वोबर और जूलू साउथ अफ्रीका में। दूसरा है, जब अब गांधी जी 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं, भारत वापस आ जाते हैं गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी वापस आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी वापस आ गए अपने भारत वापस। अब होता क्या है, जब भारत वापस आते हैं इसी दौरान सबसे पहले वे अपने राजनीतिक गुरु कौन थे उनके? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से बात करते हैं। इसी बातचीत के दौरान वे गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें राय देते हैं कि आप भारत में कुछ भी कदम उठाने से पहले भारत का भ्रमण करो, भारत का भ्रमण करो, कुछ भी कदम उठाने से पहले भारत का भ्रमण करो, भारत को जानो का करना क्या है, ठीक है। तो उसी दौरान गांधी जाते हैं। उसी दौरान गांधी सबसे पहले जाएंगे 1916 के अधिवेशन में। 1916 का पहला अधिवेशन, 1916 में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में जाएंगे गांधी। 1916 के अधिवेशन में जाएंगे गांधी सबसे पहले। 1916 के बीएचयू अधिवेशन में जाएंगे। बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन समारोह हो रहा था, गांधी वहाँ गए थे, ठीक है। भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति है गांधी की, भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति है गांधी की, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अहमदाबाद में जो इन्होंने एक आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, इस साबरमती आश्रम की आगे भी आपको एक कहानी बताते हैं। साबरमती आश्रम अच्छा रहने खाने वाला स्थान था जहाँ से गांधी जी अपना निवास करते थे। साबरमती आश्रम में ही एक सदस्य थी अनुबैया साराभाई। अनुबैया साराभाई जो थी विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम सुने, उसकी बुआ थी अनुबैया साराभाई। विक्रम साराभाई के डॉक्टर विक्रम साराभाई की बुआ थी, अर्थात ये बहन थी। किसकी बहन थी? ये जो आपका आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन चलेगा उसके जो मालिक थे, अहमदाबाद मिल मालिक जो चलेगा उसका अम्बालाल साराभाई की बहन थी। ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था भारत में अंग्रेजों के साथ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था भारत अंग्रेजों के साथ था। इस अंग्रेजों का साथ देने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने भारतीयों को प्रेरित किया, भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा। अब भारतीय सेना में भर्ती होया करते तो उसे सार्जेंट की उपाधि दी थी। सार्जेंट की उपाधि दी किसने? भारतीयों ने। सार्जेंट कहा जाता था गांधी को। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। सार्जेंट कहा जाता था भर्ती कराने वाला, इसका मतलब होता है कि भर्ती करवाने वाला। अब 1916 का आपको ध्यान होगा, जब 1916 का गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 में आते हैं। उसके बाद 1916 में सबसे पहला उनका सार्वजनिक उपस्थिति बीएचयू में उद्घाटित होती है, बीएचयू के उद्घाटन समारोह में। सब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, गांधी उस समय इतने फेमस नहीं थे, जब तो लखनऊ अधिवेशन, इतना बड़ा अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन, और इसमें गांधी जी का कोई नाम ही नहीं, गांधी जी चुपचाप बैठे, तो इसलिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था यहाँ भी गांधी थे। और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ अधिवेशन में आपको पता था कांग्रेस और लीग एक हो चुकी थी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। इसी लखनऊ अधिवेशन में एक बिहार में चंपारण स्थान पड़ता है। चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जो है गांधी से मिले और गांधी को चंपारण आने के लिए बोला, परंतु गांधी ने समय का भाव बताते हुए वापस अहमदाबाद चले गए। राजकुमार शुक्ल भी फिर अहमदाबाद इनके पीछे लगे, इन्हीं के साथ चले गए। अब उसके बाद फिर इन्होंने गांधी की चंपारण की समस्या को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो चंपारण में गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर आते हैं और 1917 में चंपारण में 1917 में आंदोलन शुरू करते हैं 3 कठिया प्रथा के विरोध में। 3 कठिया का मतलब होता है कि
3/20 भी बोलते हैं, 3/20 भाग पर भी बोलते हैं इसे, 3/20 भाग भी बोलते हैं। 3 कट्ठे के विरोध में अंग्रेजों ने 3 कट्ठे था जो गांधी थे। अब ये गांधी चंपारण में घर घर गए। अब चंपारण में घर घर गए, अब हर एक किसान से बातचीत की कि भाई आप पे कितना रन है, क्या चल रहा है, कितनी फसल पर आप नील की खेती करते हो। अब इस बात का पता चंपारण के मजिस्ट्रेट को चल गया। चंपारण के मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया कि मोहनदास करमचंद गांधी, आप जो भी हो, आप शाम से पहले चंपारण को खाली कर दे। गांधी ने सटीक उत्तर दिया, मैं चंपारण छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, आपकी जो इच्छा है वो करो। अब इसकी देखते हुए सरकार ने एक जांच कमेटी बैठाई। अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बैठाई, इसके सदस्य गांधी भी थे। गांधी ने पहले ही अपनी कॉपी पेन लेकर लिख रखा था कि किस पे कितना कर्जा हो गया, कितनी भूमि पर खेती कर रहा है। ठीक है। अब किसानों ने अंग्रेज गांधी को कहा था कि हमें जो हमारा टैक्स जो वसूल जा रखा है तो वापस करवाओ। अब सरकार के कहने पर 25% जुर्माना किसानों को देने की बात होगी। गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा कि भाई 25% जुर्माना वापस होगा, हमारी जीत हुई। चलो बात दब गई। इसी दौरान गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। और चंपारण आंदोलन के समय ही राजेंद्र प्रसाद गांधी के पास साथ थे, और जेपी कृपलानी और मजरूर उल हक और नरहरि पाखिर, याद रखना आपको, मजरूर उल हक, नरहरि पाखिर, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई जो इनके सचिव होया करते थे, निजी सचिव होया करते थे, महादेव देसाई, ये इनके साथ थे। अब बात करते हैं जूडिथ ब्राउन ने एक बुक लिखी है, गांधी राइज टू पावर। जूडिथ ब्राउन ने बुक लिखी है गांधी राइज टू पावर। इनका मतलब है, जूडिथ ब्राउन अपनी इस बुक में लिखते हैं कि गांधी आंदोलन के लिए ठेका लिया करते थे कि कितने रुपए मिलेंगे इस आंदोलन के लिए। इसी प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का जो मालिक था अम्बालाल साराभाई जो था परम मित्र था गांधी का। अब इस अम्बालाल साराभाई ने ही साबरमती आश्रम जब बना था उसमें अपने पैसे डोनेट दिए थे, इसने पैसे डोनेट दिए थे। अब अम्बालाल साराभाई का ही पुत्र है विक्रम साराभाई, और इसकी बहन थी अनुसुईया, इसी की बहन थी अनुसुईया बहन, जो गांधी की शिष्य थी साबरमती आश्रम में। और साबरमती आश्रम में गांधी साबरमती आश्रम जो थे, जब गांधी की बात कर रहे हैं हम, गांधी जो साबरमती आश्रम में थे, गांधी साबरमती आश्रम में इसमें पैसे दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। साबरमती आश्रम में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, तो एक बार सुभाष चंद्र बोस गांधी से मिलने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से कस्तूरबा गांधी और सुभाष को चाय पीने का बहुत शौक था, बल्कि और आश्रम में कोई चाय नहीं पीता था। तो कस्तूरबा गांधी अपने किचन में चाय पी रही थी, सुभाष चंद्र बोस उनके पास गए, उन्होंने भी चाय पी। कस्तूरबा गांधी ने कहा कि आप समय पर आ जाना, सुबह को जल्दी आपको चाय मिल जाया करेगी, परंतु बताना मत किसे। अब इस बात की भनक गांधी को चल गई। गांधी आया और सुभाष चंद्र बोस के सिर पर हाथ फेरा और बोला कि कस्तूरबा, मुझे पता है सुभाष को चाय पसंद है, आप सुभाष को चाय पिला देना। अब सुभाष जो है, उसके बाद जब कलकत्ता अधिवेशन में गांधी आता है, सुभाष अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को कहता है और अपनी भाभी विभावरी को बोलता है कि जब मैं साबरमती गया था, गुजरात गया था, तो बापू ने मेरी बहुत सेवा की थी, तो इसकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए बापू की। तो विभावरी जो था, उसकी सेवा में, गांधी जी की सेवा में विभावरी, उनकी भाभी जो है, जुट जाती है। और याद होना चाहिए, विभावरी उनकी भाभी जुट जाती है। वो गांधी के पीए, आपको हमने पहले बताया था, पर्सनल असिस्टेंट, निजी सचिव जो महादेव देसाई थे। उन्होंने कहा कि गांधी जो है बकरी का दूध पीते हैं। विभावरी ने कहा हाँ, हमने बकरी की व्यवस्था कर ली है। देसाई जी ने कहा बकरी की व्यवस्था वो हम तय करेंगे, कौन सी बकरी का दूध पीते हैं। अब 10 बकरी लानी पड़ी थी।
इसलिए विभाग 10 बकरी किस दिन किस बकरी का दूध पिएंगे ये बेकायदा मेंटेन होता था, डायरी में मेंटेन था। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को विभावरी लिखती है कि सुभाष की चाय महंगी बढ़ गई। जो हम आंदोलन कर रहे थे मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो अम्बरलाल साराभाई ने उस समय वहाँ से उस समय प्लेग महामारी फैली हुई थी, प्लेग महामारी फैली हुई थी आपके बम्बई वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में। तो वहाँ के मजदूरों को दिक्कत ना हो तो इसलिए अम्बरलाल साराभाई ने प्लेग भत्ता दिया, प्लेग भत्ता दिया। परंतु जब प्लेग महामारी खत्म होगी तो भत्ता खत्म कर दिया मजदूरों को। जब एक बार मिल गया तो फिर थोड़ी ना छोड़ी जाएगी, तो उन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया। अब गांधी जी आए, गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रथम बार यहीं शुरू की थी। गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कहाँ शुरू की थी? गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की थी। अब गांधी भूख हड़ताल कर रहे और उनका परम मित्र वहाँ से है, तो उस मित्र के सहयोग से बात होती है कि 35% 20% देने के लिए राजी हो जाता है। पहले ये 20% में मजदूर नहीं मानते, गांधी जी भूख हड़ताल प्रारंभ करते हैं। 35% भत्ता देने के बाद 35% पहले भत्ता दिए जाने की बात होती है और आंदोलन समाप्त होता है। खेड़ा किसान आंदोलन की बात करते हैं 1918 में। खेड़ा किसान आंदोलन में होता क्या है कि गांधी जी जो है किसान सभा अध्यक्ष, गुजरात किसान सभा अध्यक्ष बन जाते हैं। अब कहाँ गांधी है कहाँ गुजरात किसान सभा, कुल मिलाकर जो आदमी फेमस होगा फिर उसे कुछ भी बना लो वो बन जाता है। गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। अब गुजरात में ही खेड़ा एक स्थान पड़ता है गुजरात में खेड़ा एक स्थान पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ था कि फसल नष्ट हो चुकी थी, फिर भी भू राजस्व दिया जा रहा था, तो गांधी ने आंदोलन शुरू किया। पहली बार गांधी से जो मिली सरदार पटेल इसी आंदोलन में मिले थे। गांधी ने आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भू राजस्व दे सकता है वो दे, वरना मत दे। जब ऑप्शन दे दिया वरना मत दे तो फिर कौन देगा मेरे भाई, कोई नहीं देगा। अंग्रेजों को भी पता था कि ये फिर 10% 20% 6% पे लाके खड़ा कर देगा यार इमटो मामला। इसके खेड़ा आंदोलन में इसके सहयोगी कौन थे आपको याद हो? शंकर लाल बैंकर थे। और ये तो महादेव देसाई तो होंगे ही, महादेव देसाई थे, शंकर लाल बैंकर थे। महादेव देसाई हो गए, शंकर लाल बैंकर हो गए, ध्यान रखना महादेव देसाई शंकर लाल बैंकर, महादेव देसाई और शंकर लाल बैंकर थे। महादेव देसाई कौन थे आपको पता होगा? महादेव देसाई इनके निजी सचिव थे। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर। सरदार पटेल पहली बार गांधी से मिले थे तो खेड़ा आंदोलन में ही मिले थे, खेड़ा आंदोलन में मिले थे, खेड़ा आंदोलन में मिले थे। उसके बाद बात करते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की बात करते हैं तो रोलेट एक्ट जो आता है 1919 में आता है। अब आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने और गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, पर परिणाम क्या हुआ? सरकार ने दिया क्या उनको? रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट दिया। रोलेट एक्ट का मतलब, रोलेट एक्ट का जो आधिकारिक नाम है उसका नाम है अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। कभी आपको पेपर में रोलेट एक्ट ना आए तो आ सकता है कि अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस कानून में ना अपील ना वकील ना दलील कहा जाता है, ना अपील ना वकील ना दलील, अर्थात शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके खिलाफ ना कोई वकील ना अपील ना दलील की थी। इसे काले कानून के नाम से भी जाना जाता है, काले कानून के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आप देखेंगे कि 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था। और 1900 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए आ रखा था कि फिलहाल भी आप भारत में देखते हैं कि टाडा, कोटा, अभी भी बहुत सारे ऐसे ही अधिनियम है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो 1915 में डिफेंस एक्ट आया हुआ था और इसकी समस्या इसको जांच करने के लिए 1916 में एक कमेटी बनाती है। उस कमेटी का नाम है राजद्रोह समिति। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये कमेटी बनती है। इस कमेटी के सिफारिश पर फिर 1919 का रोलेट एक्ट आता है और अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम इसे कहते हैं। इसे ना अपील ना वकील ना दलील का अधिनियम भी कहते हैं, काले कानून के नाम से जाना जाता है। इसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह किया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई। ये ध्यान रखना कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी बॉम्बे में। सत्याग्रह सभा कहाँ बनाई थी? बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई। ये ध्यान रखना कि गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ बनाई थी? बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई थी। ये ध्यान रखना, बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई थी। ठीक है।
और सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो जाती है 6 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो जाती है। और स्वामी श्रद्धानंद 6 अप्रैल 1919 को। अब सत्याग्रह गांधी कहाँ से शुरू कर रहे हैं आपको पता हो। सत्याग्रह सभा बनाई कहाँ से, बॉम्बे में। और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू होती। तभी स्वामी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद गांधी को कहते हैं कि आंदोलन करना है तो दिल्ली आओ, बम्बई में कुछ नहीं रखा, देश की राजधानी में आओ। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर गांधी दिल्ली को आगमन होते हैं। इस बात का पता अंग्रेजों को चला जाता है, इस बात का पता अंग्रेजों को चलता है। और वे गांधी को एक स्टेशन पड़ता है राजस्थान के आसपास शायद पड़ता है पलवल, उस स्टेशन से गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं और वापस गांधी को वापस भेज देते हैं गुजरात। अब इसी 6 अप्रैल की बात कर रहे थे। इधर गांधी नहीं आ पाए, उधर 9 अप्रैल को रोल टैक्स के विरोध में एक सभा चल रही थी 9 अप्रैल को अमृतसर में। वहाँ से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस समय हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। ऐसा कहा जाता है कि सैफुद्दीन किचलू जो मोमडन थे, इनको सिखों ने अपने स्वर्ण मंदिर की चाबी दी हुई थी। वे स्वर्ण मंदिर में जाकर भाषण दिया करते थे और आपके हिंदू नेता जो जामा मस्जिद है वहाँ जाकर भाषण दिया करते थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। अब इन दोनों को यहाँ पर जब इन्हें भाषण देते हैं तो इन दोनों को सैफुद्दीन किचलू को सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर धर्मशाला जो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है धर्मशाला जेल में गिरफ्तार कर रखा गया है। धर्मशाला में गिरफ्तार किया गया। अब इसके विरोध में अमृतसर की जनता इकट्ठी हुई और इनके विरोध में मिल्स इरविन से मिलने के लिए गई। जो इरविन से मिलने के लिए गई। इरविन ने इनके सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ने से इनकार कर दिया और जो भीड़ वापस लौट कर आई ही रही थी। अब रास्ते में 5 अंग्रेज मिल गए उन्हें, उन्होंने 5 अंग्रेज को मार दिया था। मॉब लंचिंग कर दिया। भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है, 5 अंग्रेजों को मार दिया। अब अंग्रेजों में इस अराजकता की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने वहाँ से मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करते वैसे भी फिलहाल हमारे क्षेत्र में किसी में इस प्रकार की घटना होती है तो एकजुट रहने को मना कर देते थे कि कहीं भी 2 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया उस समय। अब अमृतसर में उस समय जो था जनरल आर डायर था। ये ध्यान रखना कि जनरल आर डायर था अमृतसर में। सैन्य शासन लागू कर दिया और सैन्य प्रमुख उस टाइम पर जो था जनरल आर डायर था। 10 अप्रैल 1919 की सब बात है। अब 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार था। वैसाखी के त्यौहार को सिख नववर्ष के रूप में बनाते हैं, आपको पता होगा। और 13 अप्रैल सिख नववर्ष के रूप में बनाते हैं। अब 13 अप्रैल की मान्यता ये भी है कि 13 अप्रैल 1969 में खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो 13 अप्रैल को ये थी और 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन और न सिख नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है। और गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब के पास ही जलियांवाला बाग है जहाँ से मेला लगता था। अब इस मेले में जहाँ मेला लगता था, मेले 10-20 हज़ार व्यक्ति तो आम थी वहाँ से। 10-20 हज़ार व्यक्ति तो आम रूप से इकट्ठा हो सकते थे। तब मेले में किचलू और सतपाल के समर्थकों ने नारे लगाने लगे सैफुद्दीन किचलू जिंदाबाद, डॉक्टर सतपाल मलिक जिंदाबाद। अब इसकी सूचना जनरल आर डायर को मिली। इसकी सूचना जो थी जनरल आर डायर को मिली। जनरल आर डायर जो थे गोरखा रेजिमेंट और बलूची रेजिमेंट को लेकर वहाँ पहुँचे। बलूची रेजिमेंट को लेकर वहाँ पहुँचे। इसकी जो इस घटना में जो साथ दिया था, एक भारतीय था जिसने इस घटना में जनरल आर डायर का साथ दिया था, वो था हंसराज भारती। अब इसे क्या पता था बेचारे को, हंसराज भारती को इतनी दिक्कत हो जाएगी यार। ये तो काम करता था अंग्रेजी सेना में, इसलिए इसे ये तो होता है जिसकी खाओ बाजरी उसकी लगाओ हाजरी। तो भाई जिसका खाया नमक उसका तो साथ देना पड़ेगा। तो ये तो अपना वफादार था, पर इसे क्या पता कि इतिहास में इसकी आलोचना इतनी होगी। तो वैधानिक आंकड़े तो हैं कि 379 लोग मारे गए थे अमृतसर में जब जनरल आर डायर ने फायरिंग की थी। वैधानिक आंकड़ा जो सरकार आंकड़ा देती है, परंतु वहाँ से 1000 प्लस लोग मारे गए थे।
कुल मिलाकर जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग का जो प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। अंदर चारों तरफ सेना लगा दी गई और बीच में एक कुआं था। और जब सेना ने व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोली चलाई तो गोली से बचने के दौरान लोग बाग इस कुएं में कूदने लगे थे। ये कुआं जितना गहरा था, ऐसा कहा जाता है कि कुआं ऊपर तक अट गया था, इतने लोग मरे थे। इस उपलक्ष्य में जब इस घटना का पता भारतीयों को चला, पूरे भारत में चला, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दौरान अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वापिस कर दिया। शंकर नायर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में थे, वो इस्तीफा दे दिया। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर कार्य करते थे, कार्यकारी परिषद में थे शंकर नायर। आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद 1909 में एक भारतीय को रखना अनिवार्य कर दिया गया था। पहले भारतीय कौन थे बताओ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये शंकर नायर एजुकेशन से संबंधित थे। एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नर जनरल की कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया गया। इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसे हंटर कमेटी बोलते हैं। इसमें 3 भारतीय नाम याद रखना: चिम्मल शाह सितलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। 3 भारतीय, चिम्मन लाल सितलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये थे। बाकी ये अंग्रेज थे, रखो याद, कोई थे निवर्ण रहें। रैंकिंग राइस बेरो स्मिथ स्टोक्स सचिव थे। रैंकिंग राइस बेरो स्मिथ स्टोक्स रैंकिंग राइस बेरो स्मिथ स्टोक्स। 4-5 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। चिम्मल सितलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जांच कमेटी ने जनरल आर डायर को आलोचना की। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती है। संसद में इनकी आलोचना होती है, परंतु आलोचना में कोई से दंड तो दिया जाता, बस डिमोशन कर दिया जाता है, जनरल आर डायर का। तो इसकी बोल दिया जाता है कि भारत में कहीं पर भी नियुक्ति नहीं होगी, वापस इंग्लैंड आ जाता है। अब गांधी इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पक्ष में कहते हैं कि गांधी बोलते हैं कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की गई है, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की गई है, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की गई है। अब कांग्रेस एक समिति बनाती है, मालवीय कांग्रेस जलियांवाला बाग के जांच के लिए एक समिति बनाती है। उस समिति का नाम था मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें आपके गांधी थे, नेहरू थे, अब्बास तैयब जी थे, सीआर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और जयकर थे। ये अपने कांग्रेस समिति थी। अब जो आपको पता है, जैसे हमारी संसद में एक तो होते हैं लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है अपर सदन, एक होता है लोअर सदन। उसी प्रकार जो ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो इसका समर्थन किया, जनरल आर डायर का प्रशंसा की, और उसकी प्रशंसा में ऐसा कहा कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, और मन की तलवार दी जानी चाहिए। इसके एक सम्मान है कि मन की तलवार दी जानी चाहिए। परंतु इसकी दूसरे सदन ने इसकी आलोचना की, जनरल आर डायर की। बात करते हैं पंजाब में पंजाब का जो उस टाइम पे गवर्नर था वो तो माइकल ओ डायर। और जो अमृतसर में माइकल ओ डायर जो था पंजाब में था, जो अमृतसर में था वो था जनरल आर डायर। तो 1927 में मर चुका था। एक पंजाब का एक व्यक्ति था उधम सिंह। इसके परिवार भी इस घटना में मर चुके, इस घटना में शहीद हो चुके थे। किस घटना में? इसके परिवार आपके शहीद हो चुके थे इसी घटना में। तो ये घटना शहीद हो चुके थे। अब उसका नाम था उधम सिंह। अब उधम सिंह लंदन जाते हैं। लंदन जाने के बाद वे पता करते हैं कि जनरल डायर कौन है। अब ये जनरल आर डायर की जगह है जिसने अमृतसर में गोली चलवाई थी। इस जनरल ओ डायर को हत्या कर देते हैं 13 मार्च 1940 को। याद रखना, 13 मार्च 1940 को जनरल आर डायर ने। इसकी नेहरू ने आलोचना की थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, कि हमारे देशवासियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जाकर वहाँ से हत्या नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी इसे देशवासियों ने आज़ादी के बाद शहीद आजम की उपाधि दी। जनरल आर डायर की मृत्यु तो 1937 में हो चुकी थी पहले ही, तो इसने ओ डायर को निपटा दिया उधम सिंह ने। अब जनरल आर डायर की जब पूरे राष्ट्र में आलोचना हो रही थी, परंतु उसी समय जो पंजाब की गुरुद्वारा कमेटी थी,
उदासी महंत उसके अध्यक्ष थे गुरुद्वारा कमेटी के। उसने सिंह की उपाधि दी थी किसे, जनरल आर डायर को, जनरल आर डायर को सिंह की उपाधि दी थी।